सकते हैं। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। आज के इन कंक्रीट के जंगलों और गाड़ियों के शोर शराबे को भूल जाइए। क्या आप एक बिल्कुल शुद्ध और प्राचीन काशी की कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसी सभ्यता जहां आधुनिक मशीनों या शोर की कोई जगह ही नहीं थी। आइए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस अद्भुत युग को महसूस करते हैं। उस दौर की हवा ही कुछ और थी। गंगा का जल बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी हुआ करता था और हवा में केवल ताजे फूलों की महक और यज्ञ के धुएं की पवित्र सुगंध घुली रहती थी। भोर होते ही पूरा नगर किसी आधुनिक यंत्र से नहीं बल्कि एक साथ बजने वाले हजारों शंखों और भारी घंटों की गूंज से जाग उठता था। जरा सोचिए, वो सुबह कितनी शांत और ऊर्जा से भरी होती होगी। अब घाटों का नजारा देखिए। विशाल बरगद के पेड़ों की जड़ें सीढ़ियों से लिपटी हुई सीधे नदी तक जाती थीं। ब्राह्मण और आम नागरिक शांति से जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। और ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये प्रकृति से गहराई से जुड़ी एक बेहद अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन शैली का जीता जागता प्रमाण था। तो आइए बात करते हैं इसके पहले खंड की, अद्भुत नगर नियोजन और स्वच्छता। हैरानी की बात तो ये है कि उस प्राचीन काल में भी नगर में कूड़े का नामो निशान तक नहीं था। क्या आप मानेंगे कि उस समय भी भूमिगत जल निकासी प्रणाली यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का इतना उन्नत उपयोग होता था? गलियां भले ही संकरी थीं, लेकिन वे अत्यधिक व्यवस्थित थीं। घर नागर शैली में बने थे, जिनके लकड़ी के दरवाजों पर मांगलिक चिन्ह होते थे। और हाँ, हर घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा और एक छोटा मंदिर होना अनिवार्य था। और पता है, सबसे खास बात क्या थी? अतिथि देवो भव की भावना। उस समय अतिथियों को सचमुच भगवान के समान माना जाता था। घरों के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। गलियों में शोरगुल नहीं, बल्कि केवल खड़ाओं की खटखट और संस्कृत मंत्रों की मीठी गूंज सुनाई देती थी। शहर की ये गूंज किसी शोर जैसी नहीं, बल्कि एक निरंतर और शांतिपूर्ण संगीत की तरह लगती थी। चलिए अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, ज्ञानवापी वास्तुकला, शिल्प का चरम उत्कर्ष। प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर महज एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि यह उस समय के शिल्प कौशल का एक विशाल चमत्कार था। एक ऐसा ढांचा जो किसी विशाल पर्वत जैसा दिखता था। इसके शिखर पर लगा स्वर्ण कलश सूरज की रोशनी में कुछ इस तरह चमकता था, मानो धरती पर कोई दूसरा सूर्य उगाया हो, और इसे कोसों दूर से साफ साफ देखा जा सकता था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि निर्माण की ये तकनीक कितनी विस्मयकारी थी। पूरा का पूरा ढांचा बिना किसी सीमेंट के केवल एक दूसरे में फंसाए गए विशाल पत्थरों यानी इंटरलॉकिंग तकनीक से बना था। पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि लगता था मानो वे अभी बोल पड़ेंगे। इसके चारों ओर 8 विशाल मंडप थे, जिन्हें उस समय के महान राजाओं और संपन्न व्यापारियों ने मिलकर बनवाया था। जैसे ही आप उस विशाल सिंह द्वार से अंदर कदम रखते, तो एक भव्य नंदी मंडप आपका स्वागत करता। एक शानदार छत के नीचे विशाल नंदी की प्रतिमा विराजमान थी। वहां से अंदर गर्भगृह की ओर जाने वाला रास्ता हजारों रत्नों से जड़े दीपकों की सुनहरी रोशनी से जगमगाता रहता था। वो दृश्य अपने आप में किसी अद्भुत यात्रा से कम नहीं था। और फिर आता था गर्भगृह, जिसके ठीक मध्य में पन्ने या स्फटिक की तरह चमकता हुआ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित था। वहां हर हर महादेव का इतना प्रचंड उद्घोष होता था कि उसकी ध्वनि से मंदिर के विशाल खंभे तक कंपन करने लगते थे। ये वो जगह थी जहां राजा और रंक के बीच का हर एक भेद पूरी तरह मिट जाता था। अब हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, खंड 3, ज्ञान और व्यापार, सर्व विद्या की राजधानी। आपको बता दें कि काशी को सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता था। उस युग में आज की तरह बंद कमरों वाले पारंपरिक स्कूल या कॉलेज नहीं होते थे। इसके बजाय विशाल बरगद के पेड़ों के नीचे, घाटों पर और मंदिर के प्रांगणों में शिक्षा दी जाती थी। गहन ज्ञान का ये आदान प्रदान पूरी तरह से प्रकृति की गोद में होता था। उस समय बौद्धिक शास्त्रार्थ यानी विद्वानों के बीच की चर्चा को मनोरंजन और परीक्षा का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता था। विद्वान आपस में कठोर तर्क वितर्क करते थे, और जो भी इस कठिन बौद्धिक परीक्षा में विजयी होता, उसका सम्मान शहर में हाथी पर बैठाकर एक भव्य जुलूस के रूप में किया जाता था। सोचिए, ज्ञान को कितना बड़ा रुतबा हासिल था। और अगर आपको लगता है कि काशी सिर्फ ज्ञान और धर्म तक सीमित थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये नगर अपार आर्थिक समृद्धि का भी केंद्र था। यहाँ के रेशम और मलमल का व्यापार रोम और चीन जैसे दूर दराज के देशों तक फैला था। स्थानीय कारीगर असली सोने और चांदी के तारों से साड़ियां बुनते थे। नदी मार्गों के जरिए बंगाल और बिहार से कीमती मसाले, हाथीदांत और रत्न यहाँ व्यापार के लिए आते थे। उस समय गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक विशाल जलमार्ग के रूप में काम करती थी। घाटों पर बड़ी बड़ी मयूरपंखी नावें आती जाती रहती थीं। बाजारों में सोने और चांदी के सिक्कों का जोरदार चलन था। ये व्यस्त नदी व्यापार ही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यह शहर एक बेहद समृद्ध और संपन्न महानगर था। लेकिन फिर इतिहास ने एक करवट ली। खंड 4, ऐतिहासिक मोड़, 1669 का विनाशकारी समय। कई सदियों की शांति के बाद मधुर घंटियों की ध्वनि अचानक विनाश की चोटों में बदल गई। ऐतिहासिक दस्तावेज हमें बताते हैं कि वर्ष 1669 में मुगल शासक औरंगजेब का फरमान जारी हुआ। वास्तुकला का प्रतीक वो गगनचुंबी शिखर धराशायी कर दिया गया और उसी मूल ढांचे और मलबे का उपयोग करके वहां एक मस्जिद का निर्माण किया गया। जहां अतीत में एक विशाल पर्वत जैसा मंदिर हुआ करता था, वहां आज भी उस प्राचीन ढांचे की पश्चिमी दीवार मजबूती से खड़ी है। आज भी आप उस दीवार पर मूल हिंदू कलाकृतियां और बारीक नक्काशी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो अब मस्जिद के ढांचे का ही एक हिस्सा है। यह दीवार इस बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष और भौतिक प्रमाण है। इस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं जो आज तक सुनाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के समय मंदिर के मुख्य पुजारी ने पवित्र ज्योतिर्लिंग की रक्षा करने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया और पास ही मौजूद ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी। ये कहानी उस समय की गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक गंभीरता को साफ तौर पर दिखाती है। और हाँ, वो विशाल प्राचीन नंदी की प्रतिमा आज भी अपने उसी मूल स्थान पर विराजमान है। ये प्रतिमा मौन होकर लगातार उसी दिशा में देख रही है जहाँ कभी वो भव्य गर्भगृह हुआ करता था। ये एक तरह से इस पूरी तरह बदल चुके परिदृश्य का एक मूक गवाह है। तो देखिए, पत्थर टूट सकते हैं और इमारतें अपना रूप बदल सकती हैं, लेकिन किसी भी सभ्यता के मूल सार और उसकी पहचान को वर्तमान में संजो कर रखना आखिर कितना महत्वपूर्ण है। इसी शक्तिशाली और विचारणीय प्रश्न के साथ हम अपने इस विश्लेषण का समापन करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की यादों और उसकी मजबूती पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। धन्यवाद।